हम लोगों को क्या करना है, केमिकल कॉम्बिनेशन के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, रासायनिक संयोग के नियम। तो पहले तो ये बताओ रासायनिक संयोग यानी केमिकल कॉम्बिनेशन से क्या समझ में आ रहा है? केमिकल कॉम्बिनेशन वर्ड का मतलब बताओ। लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, पढ़ना रासायनिक संयोग का नियम। ये बताओ पहले केमिकल कॉम्बिनेशन से क्या समझ में आ रहा है? यौगिक है बस और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, मतलब ठीक है रिएक्शन होना। और केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब ये हो गया कि केमिकल वर्ड से तो समझ में आ ही रहा होगा। केमिकल वर्ड केमिस्ट्री में किसके किन चीज़ों का अपन स्टडी करते हैं, जो एलिमेंट जो मैटर होते हैं, मैटर पदार्थ, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थों का वर्गीकरण तो पूरा पढ़े थे कि उसमें क्या क्या आते हैं, उन्हीं के गुणों के बारे में क्या करते हैं उसमें स्टडी करते हैं। पूरा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होता है ना, किसी चीज़ों पर स्टडी करते हैं। उसी में एक चीज़ आ रहा है केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मिलना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है मिलना। केमिकल कॉम्बिनेशन का चीज़ मतलब मैटर का कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बात हो रही है ना। मैटर का आपस में क्या होना है, मिलना है, कंबाइन होना। और वो कंबाइन होने में तो ऐसे ही किसी तरीके से कंबाइन नहीं हो जाते, उनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक रहता है, कुछ ना कुछ नियम होते हैं। तो उसी के बारे में क्या करना है अपने को पढ़ना है कि जितने भी केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं, मतलब कहने का मतलब जितने भी कंपाउंड वगैरह बनते हैं, कंपाउंड वगैरह जो भी रिएक्शन होते हैं उनके पीछे क्या लॉजिक चलता है, ठीक है। तो उसको पढ़ने से पहले ये बताओ थोड़ा सा कि जैसे अगर रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होती है, तो रिएक्शन में जो मैटर या सब्सटेंस जो होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, जो पदार्थ होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए, उनको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, है ना। सब्सटेंस सबको बोल सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो भी एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं, तत्व या यौगिक, उनको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, यानी कि अभिकर्मक, है ना। ये अब इनके आपस में कंबाइन हो के यानी आपस में कॉम्बिनेशन करके जो भी ये तो बनाते हैं, जो भी सब्सटेंस या जो भी नया कंपाउंड बनता है, जैसे मान लो सी और डी बन गया, तो इनको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद। आई बात समझे? ये भी क्या है? सब्सटेंस है, वो भी सब्सटेंस है। लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो सब्सटेंस होते हैं यानी कि जो यौगिक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अपन रिएक्टेंट यानी अभिकर्मक। और रिएक्शन करने के बाद जो सब्सटेंस बनता है, जो भी कंपाउंड बनता है, यानी जो भी पदार्थ वगैरह जो भी बनता है यौगिक, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ये थोड़ा पॉइंट को ध्यान रखना। तो केमिकल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लॉ है कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जो कंजर्वेशन है, संरक्षण, इसका मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्व मतलब सेव करना। कंजर्व का मतलब ये होता है कि जो चीज़ बदलती नहीं है, कांस्टेंट होती है। जो भी आपको समझ में आ रहा है, सेव करना मतलब यही है कि जो चीज़ चेंज ना हो रही है, ठीक है ना, कांस्टेंट बोल सकते हो या नॉट चेंजेबल बोल सकते हो, ठीक है, यानी कि जो चीज़ बदल ना रही है। अब कौन सी चीज़ नहीं बदल रही है? हेडिंग नहीं समझ में आ रही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब कि मास यानी कि जो द्रव्यमान है, ये जो चीज़ है ये क्या है? बदलती नहीं है। अब किस दौरान? रिएक्शन, जब रिएक्शन हो रहा होता है, मतलब कि रिएक्शन में जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे ए और बी, ये दोनों रिएक्टेंट है ना, अभिकर्मक, तो ये आपस में पार्टिसिपेट करके रिएक्शन करके और कोई नया प्रोडक्ट मान लो कि आप ये बनाएंगे, तो देखा गया रिएक्शन में कि पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट का जो मास है, रिएक्टेंट का जो टोटल मास है, वो जो होता है वो प्रोडक्ट के मास के क्या होता है? बराबर आता है। मास ऑफ रिएक्टेंट बोल सकते हो इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? ये तो इसका मतलब हो गया कंजर्वेशन ऑफ मास। कहने का मतलब ये है कि जो रिएक्शन तो होते हैं, जो भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो जितनी मात्रा में रिएक्टेंट आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, उतनी ही मात्रा में, उतने ही अमाउंट यानी मास में क्या करते हैं? वो प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। मतलब कि मास को, मतलब इससे ये समझना कि रिएक्शन के दौरान मास का जो लॉस होता है वो नहीं होता है। रिएक्शन के दौरान मास का लॉस नहीं होता है, ठीक है ना। और ना ही उसमें एक्स्ट्रा मास हो जाती है, प्रैक्टिकल करके देखा गया है।
मतलब ना तो लॉस होता है और ना ही एक्स्ट्रा मास उसमें ऐड होता है कि रिएक्शन के दौरान मान लो कुछ नया चीज़ बना तो एक्स्ट्रा मास आ जाएगा उसमें, तो ऐसा भी नहीं होता। तो डेफिनेशन में क्या बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, कि मास को ना तो अपन क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रैक्टिकल द्वारा कैसे प्रूव किया गया है कि मतलब कैसे दिखाया गया कि जो रिएक्शन जितने भी रिएक्शन होते हैं तो रिएक्शन के दौरान जो मास होता है प्रोडक्ट और जो भी रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो प्रोडक्ट बनता है वो कंजर्व रहता है, रिएक्शन के दौरान उनका मास जो चेंज नहीं होता है। तो इसको प्रैक्टिकल द्वारा कैसे प्रूव किया गया है, तो इसमें क्या किया गया, लेवोसियर नाम का एक तो वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया था, एक कांच का जार लिया था बर्तन, ठीक है ना, और उसमें उन्होंने क्या किया था, रखा था बालू यानी रेत, ठीक है, और उसमें फास्फोरस के कुछ क्या कर दिए थे टुकड़े वगैरह उसमें डाल के, और उस कांच को क्या कर दिया था, कार के द्वारा उसको क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, ठीक है ना, ताकि एक भी मतलब जो अमाउंट है उसका बाहर जो है वो ना निकले, ठीक है ना, रिएक्शन जब होगा। तो उन्होंने क्या किया, उसको गर्म किया मतलब कि हीट वगैरह दिया और रिएक्शन कराया, तो उसमें फास्फोरस पेंटॉक्साइड का क्या हो गया, मतलब गैस फॉर्म में क्या हो गया, प्रोडक्ट बना पूरा, ठीक है ना, गैस के फॉर्म। तो जब रिएक्शन के पहले इन्होंने क्या किया था, उसका टोटल वेट क्या कर लिया था, मेजर कर लिया था। अभी जब रिएक्शन उन्होंने करवा दिया और उसके बाद उन्होंने जो रिएक्शन के बाद जो बना जो भी उनके पास प्रोडक्ट, उसका उन्होंने क्या किया, टोटल वेट मेजर किया, तो देखा कि दोनों का वेट क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिएक्शन के पहले जितना मास था रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास है, मतलब कंजर्व है, यानी ना लॉस हुआ है ना ही एक्स्ट्रा गेन हुआ। तो इसीलिए प्रूफ हो गया कि जो मास होता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहते हैं, रिएक्शन के दौरान मास जो होते हैं नहीं होता, ठीक है, क्लियर हो गया। एक और वैज्ञानिक है, ठीक है ना, लैंडेज करके कोई वैज्ञानिक है, नाम हम देख लेंगे। अब उसमें उन्होंने भी यही एक्सपेरिमेंट सेम किया था। उन्होंने क्या किया था, एच टाइप का क्या किया था उन्होंने, एक मतलब कार लिया था ऐसे कांच का, एक उन्होंने एच टाइप का एक ग्लास लिया था, ठीक, उन्होंने इन दोनों में अलग अलग क्या किया, रिएक्टेंट डाले, अब फिर उन्होंने इसका वेट क्या कर लिया, मेजर कर लिया, वही सेम प्रैक्टिकल है, वेट क्या कर लिया इन्होंने, मेजर कर लिया, और इसको कार जैसे बंद करके फिर इसको आपस में क्या कर दिया, पूरा मिक्स करा दिया, ठीक है ना। जैसे मान लो इधर उन्होंने क्या लिया, सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, इधर पोटेशियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है ना, वेट मेजर कर दिए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको आपस में क्या किए, मिक्स किए, और जो भी नया प्रोडक्ट बना इनका, तो लास्ट रिएक्शन के बाद और फिर रिएक्शन के बाद जो भी प्रोडक्ट बना उसका भी टोटल वेट उन्होंने क्या कर लिया, मेजर कर लिया, दोनों में क्या आ रहा था, मास इक्वल आ रहा था। तो उससे भी प्रूफ हो गया कि जो रिएक्शन होता है उसमें जो मास होता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इसी कंजर्वेशन ऑफ मास का एक रिजल्ट निकलता है कि अपन लोग जो इक्वेशन लिखते हैं ना, बैलेंस इक्वेशन निकलते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, जितना इधर एटम होता है उतना उधर भी नंबर, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो नंबर ऑफ एटम होते हैं उसको अपन लोग क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, बराबर करते हैं। किस वजह से करते हैं, मास इसी वजह से, ठीक है ना। लोग प्रूफ जो दिखाते हैं तो बैलेंस इक्वेशन के द्वारा दिखाते हैं कि देखिए वो एक इक्वेशन लिखेंगे, बोलेगा प्रूफ दिखाओ, अच्छे से समझना क्वेश्चन क्या बोलेगा कि लिखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन कीजिए और इसका समझाइए, प्रूफ दीजिए। तो प्रूफ में तुमको ये प्रैक्टिकल बताना है। अब बहुत से लोग क्या कर देते हैं, इक्वेशन लिख देते हैं, बैलेंस इक्वेशन लिख देते हैं, दिखा देते हैं कि इधर का मास और इधर का मास बराबर है, देखिए भाई तुम पहले से बराबर करके तो बराबर ही ना आएगा। इधर नंबर ऑफ एटम, इधर रिएक्टेंट साइड जितने एटम होते हैं उनका नंबर, जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाए, पानी। अब इसको क्या कर दिया हमने, मान लो बैलेंस कर दिया कि दो इधर किए और ये कितना हो गया 4, तो इधर भी क्या कर दिया, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब इसको इन्होंने क्या कर देंगे, इधर साइड का टोटल मास काउंट कर देंगे, इधर साइड का टोटल मास काउंट कर देंगे और दिखा देंगे कि देखो मास जो हो गया है कंजर्व, जबकि ये गलत तरीका है बताने का। ये कंजर्वेशन ऑफ मास का रिजल्ट है। जो बैलेंस इक्वेशन अपन लोग करते हैं, बैलेंस इक्वेशन यानी कि जो समीकरण को अपन लोग संतुलित करते हैं, ये किसका रिजल्ट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। तो जो उन्होंने बताया कि रिएक्शन जो होता है तो उसमें मास कंजर्व रहता है, इसीलिए रिएक्शन में जब अपन इक्वेशन लिखते हैं किसी भी रिएक्शन का, तो उसको जो बैलेंस करते हैं तो वो इसीलिए बैलेंस करते हैं कि दोनों साइड एटम की संख्या जब बराबर रहेगी तभी ना दोनों साइड मास इक्वल आएगा। अगर एटम की संख्या अनबैलेंस रहेगी दोनों साइड, तो तुम जब टोटल मास करोगे तो फिर मास बराबर कहाँ से आएगा, ठीक है ना, समझ आ रहा है। जैसे मान लो अभी ये यहाँ पे अगर अपन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कुछ ना करते हैं, ये ऐसे केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके पानी बनाए। अब इसमें देखेंगे तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, कितने यहाँ पे 2, ये 2 हो गया, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 ऑक्सीजन को कितना हो जाएगा टोटल 34 हो जाएगा। अब उधर में देखो कितने हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, तो 2 और 1 ऑक्सीजन को 16 कितना हो गया 18, बैलेंस है क्या, मतलब मास इक्वल है नहीं है ना। तो इसका जबकि नियम क्या कहता है, इक्वल होना चाहिए, मास क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है ना, कंजर्व रहता है।
तो उसी को कंजर्व करने के लिए हम लोग इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, क्योंकि जितना इधर एटम होगा जो पार्टिसिपेट इधर एटम कर रहे हैं वही तो एटम इधर भी रहेंगे, तो जितनी संख्या में इधर होंगे उतनी संख्या में उधर भी रहने चाहिए, तभी तो दोनों साइड का मास क्या आएगा। ठीक, तो इसीलिए हम लोग इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। किस नियम को वेरीफाई करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। तो अभी तो बैलेंस करेंगे कि इधर 2 ऑक्सीजन उधर भी 2 ऑक्सीजन करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर 2 कर दीजिए। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में थोड़ा सा क्या है प्रॉब्लम ये है जो मॉडर्न एक्सपेरिमेंट है, मॉडर्न एक्सपेरिमेंट में इसको गलत प्रूफ किया गया है, ये गलत है, ठीक है ना। जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अपन पढ़ रहे हैं, अब वो मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से गलत है, किस हद तक गलत है, मतलब कहाँ पे ये नियम जो है वो लगेगा, ठीक है। तो देखो जो आइंस्टाइन है उन्होंने द्रव्यमान और ऊर्जा का क्या दिया था, एक नियम दिया था, मास और एनर्जी का, जिसको मास एंड एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन भी बोलते हैं, द्रव्यमान और ऊर्जा का तुल्यता का नियम, ठीक है ना। और वो इक्वेशन याद है, E=mc²। तो उन्होंने क्या बताया था कि जो मास है उसको एनर्जी में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका आप एक मतलब एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है ना, उसका वेट क्या कर लो, मेजर कर लो, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे ये लकड़ी उकड़ी ले लो, कागज उकड़ी ले लो, कुछ भी ले लो, उसका वेट क्या कर लो, मेजर कर लो, उसके बाद उसमें लगा दो आग लगाने के बाद उसका जो राख बचेगा उसका वेट मेजर करना, सेम नहीं आएगा, कम हो जाएगा हमारा, सेम आएगा क्या, तो राख बचता है तो उसका जो मास है वो तो सेम नहीं आने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जबकि हमने जितना लिया था हम वही तो कर रहे हैं। तो इसमें से क्या समझ में आया कि वो जो मास था ना वो कहाँ जा चुका है, एनर्जी के रूप में क्या हो चुका है, निकल चुका है। जब आग लगाते हो तो जो आग लगाने के बाद उसका जो राख बचता है तो उसमें पूरा मास नहीं रहता है, कम कहाँ से हो गया, धुआं हुआ जो हो गया, तो उसमें क्या हो गया, वो एनर्जी के फॉर्म में क्या हो चुका है, उसका मास जो है वो एनवायरनमेंट में जा चुका है, समझिए, ठीक है। तो रिएक्शन के दौरान पे ये चीज़ जो है कहाँ पे मतलब ये चीज़ लागू नहीं होती, ठीक है ना। अब जैसे मान लो हम मास निकालते हैं, मास के बारे में अगर बात करते हैं, ये ई क्या है, यहाँ पे एनर्जी है, ऊर्जा, और एम क्या है, मास यानी कि द्रव्यमान, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, हाँ ये प्रकाश का वेग है, कितना होता है 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर अपन यहाँ से मास की बात करें, चेंज ऑफ मास निकालना, क्या निकालना, तो लाइट की स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, मतलब कि ये नियत होती है, चेंज नहीं होती। और जो एनर्जी है वो मास के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती है। मतलब अगर चेंज की बात करें तो अपन डेल ए या फिर इक्वल टू अगर लिखते हैं टी स्क्वायर भी जाते हैं, तो डेल ई अपॉन टी का स्क्वायर, ये समझ में है, फॉर्मूला समझ में है, डेल एम इक्वल टू डेल ई अपॉन टी का स्क्वायर, चेंजेस ऑफ मास निकालना है। तो टी तो कांस्टेंट है ना, उसमें ये डेल का मतलब होता है चेंज, कितना चेंज हुआ, डेल एम मतलब एम फाइनल माइनस एम इनिशियल, मतलब अंतिम द्रव्यमान माइनस प्रारंभिक द्रव्यमान, या प्रारंभिक द्रव्यमान माइनस अंतिम द्रव्यमान। इस डेल का मतलब होता है चेंजेस, इसका मतलब क्या होता है, चेंजेस, कितना परिवर्तन हुआ। तो डेल एम इक्वल टू है डेल ई अपॉन टी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कुछ रिएक्शन में एनर्जी भी निकलती है, बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें रिएक्शन के दौरान क्या होता है, एनर्जी जो होती है वो भी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। जैसे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन सुने होंगे ना, ऊष्मा छोटी और ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। तो ऊष्मा छेपी यानी एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट या एनर्जी क्या होती है, जिस रिएक्शन से हीट क्या होती है, लॉस होती है, बाहर निकलती है। तो वो हीट जो या एनर्जी जो बाहर निकल रही है वो कहाँ से आ रही है, वो इसी मास से तो आ रही है जो रिएक्शन कर रहे हैं, उसी का तो कन्वर्ट हो रहा है। तो लेकिन अगर आप अब मास का टोटल करोगे, अगर पहले रिएक्शन का, ऐसे मैंने बोला कौन से वाले रिएक्शन में जिसमें एनर्जी क्या हो रही हो, बाहर निकल रही हो, तब अब इस वाले का अगर रिएक्टेंट का वेट मेजर करोगे और प्रोडक्ट का वेट मेजर करोगे तो क्या सेम आएगा, नहीं आएगा ना, डिफरेंस आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये वाला नियम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब जैसा जब यहाँ देख रहे हैं कि ये देखो, ये जो डिवाइड है, डिवाइड में क्या है टी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट, तो उसमें भी लगा स्क्वायर, ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग ना के बराबर की वैल्यू आएगी, 0.00 समथिंग ऐसे वैल्यू आती है, बहुत छोटा वैल्यू है, मतलब चेंजेस ऑफ मास की जो वैल्यू आएगी वो बहुत कम आती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मतलब हम इस स्मॉल चेंजेस को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब नज़रअंदाज कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। जैसे मान लो कोई रिएक्शन हुआ, एक मास आया, मान लो कितना 10 ग्राम का है, अब जैसे रिएक्शन के दौरान एनर्जी वगैरह क्या हुई ली थी उसमें, अब उसका जो मास बचा वो मान लो कितना बचा, 9.0000 समथिंग ऐसे करके कुछ बचा, ठीक है ना। तो अब इसको 9.999 समथिंग ऐसे मान हुआ है, तो कितना कम चेंजेस हुआ है, लगभग ना के बराबर। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं,
निगलेक्ट करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। और लैब में जो रिएक्शन होते हैं उसमें तो और कम होता है। लैब में जो रिएक्शन कराते हैं तो जो लेबोरेटरी रिएक्शन होते हैं, मतलब प्रयोगशाला में जो जितनी अभिक्रियाएँ की जाती हैं उसमें ये नियम एकदम 100% क्या रहता है, सही माना रहता है। लेकिन ऐसी अभिक्रियाएँ या ऐसा रिएक्शन जहाँ बहुत भारी मात्रा में एनर्जी क्या होती हो, रिलीज होती हो, जिसको अपन नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं उस एनर्जी को, तो वहाँ पे ये नियम जो है वो नहीं लगता है। तो बात समझ में आई कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहाँ पे लागू हो पाएगा, कहाँ पे नहीं। तो इसका प्रयोगशाला में इसको सही इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे अगर एनर्जी लॉस हो भी रही होती है तो लगभग ना के बराबर का मास टेक ले जाता है, इसलिए उसको नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जहाँ बड़ी मात्रा में एनर्जी क्या होती होगी, रिलीज होती होगी, जहाँ आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वहाँ पे आप ये नियम वेरीफाई नहीं कर सकते। ये होगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक नया डेफिनेशन बनाया गया। अब वो डेफिनेशन ये बोला गया कि जो निकाय होता है यानी सिस्टम, अब यहाँ सिस्टम की बात हम क्या करें, मतलब कि रिएक्शन में जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको लो, और बाकी बाहरी वातावरण से कोई मतलब नहीं है, आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेट का मतलब क्या होता है कि सिस्टम में जो भी होगा वो बाहर नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब मैं एनर्जी की भी बात कर रहा हूँ, एनर्जी भी उस सिस्टम से बाहर इन्वायरमेंट में नहीं जानी चाहिए। तो अब नया डेफिनेशन ये बनाया गया कि जो रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में मास और एनर्जी का जो टोटल होता है ये कंजर्व होता है। अब ये हर जगह लग जाएगा, मास और एनर्जी का जो टोटल होता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है ना। तो अब तो हम कोई चीज़ अपने सिस्टम से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तो जितना पहले था उतना ही बाद में किया जाएगा। तो पहले जितनी मास थी उसको ले लेंगे और बाद में जितनी मास और एनर्जी बनी उसको टोटल लेना पड़ेगा, इधर का उधर का दोनों का आप टोटल कर तो बराबर है। प्रपोर्शन अगला नियम क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। सबसे पहले तो हेडिंग का मतलब क्लियर करो भाई, कि डेफिनेट प्रपोर्शन यानी कि स्थिर अनुपात का मतलब बताओ क्या है। मतलब जो अनुपात हो मतलब स्थिर होना, चेंज हो तो उसमें कोई चेंजेस ना हो। इसका मतलब ये है कि मतलब किस चीज़ का अनुपात है वो बाद में बात करते हैं किसका अनुपात करता है, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है, अनुपात निकाल रहा है, इसका मतलब ये होगा कि अनुपात तो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में निकाला जाता है। ठीक है। तो यहाँ अनुपात जो निकाला जाएगा वो किसका निकाला जाएगा, अलग अलग एलिमेंट के मास का। अनुपात जो निकाला जाएगा वो किसका निकाला जाएगा, अलग अलग एलिमेंट के मास का, एलिमेंट के मास मास का। ठीक है ना, क्लियर। और यहाँ पे क्या बोला, स्थिर स्थिर मतलब क्या हो गया, कॉन्स्टेंट, मतलब जो चेंज नहीं होगा। एलिमेंट का मास का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, यानी कि जो अनुपात है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। क्लियर हो गया विदाउट। चलो तो बात करते हैं कि ये किसके बारे में बता रहा है, तो कोई बताना चाहेगा इसके बारे में, बोलो इस नियम में क्या बताया गया है। इस नियम में यही बताया गया कि अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं और उनके अंदर रिएक्शन करवाते हैं, मतलब अगर हम उससे कोई कंपाउंड बनाते हैं ना, तो हमें उस कंपाउंड को बनाने के लिए दो एलिमेंट का सेम रेशियो लेना पड़ेगा। मतलब आपको लेना पड़ेगा नहीं, मतलब सेम रेशियो रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेशियो आता है, अगर उसको हम कहीं और से भी लेते हैं मतलब उसका कहीं तो उसका रेशियो सेम वैसे ही मतलब जैसे H2 है, H2O का रेशियो कहीं से भी ले, ऐसे तो वो अगर रेशियो तुम कहीं से भी लोगे, एलिमेंट का उसके अंदर जो हाइड्रोजन का रेशियो है और ऑक्सीजन का रेशियो है वो जो हाइड्रोजन का रेशियो और ऑक्सीजन का रेशियो, जो पानी का रेशियो है, हाइड्रोजन का जो समझ गया। चलो इधर देखो, हाइड्रोजन की तरफ आप समझ रहे हैं, मैं बता नहीं पा रहे देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो कंपाउंड बनता है यौगिक बनते किस कैसे एलिमेंट से बनता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में बताया था ना कि कंपाउंड जो होता है वो कैसे बनता है, एलिमेंट क्या होते हैं, सेम टाइप के एटम होते हैं, और जो कंपाउंड यानी यौगिक होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के एटम आपस में मिलकर क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। तो जो उसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स आपस में जो मिल रहे हैं, तो एक कंपाउंड को बनने का केवल एक तरीका नहीं होता है, या एक ही सोर्स नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप लेना चाहोगे पानी का, H2O का, तो पानी को प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका नहीं होता, पानी के प्राप्त करने के बहुत सारे सोर्स। जैसे कि मान लो पानी अलग अलग जगह से लो, कहीं कभी ले लो, कहाँ कहाँ से ले लो, पहला नाले का पानी ले लो, ठीक है, दूसरा कहाँ का ले लो, बारिश का पानी ले लो, पानी भी लेना तो और ना निकाल के चले आना और कहाँ का ले लेते हैं, मान लो कि समुद्र का पानी ले लेते हैं, और मान लो लैब में बना, जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन करा के लैब में मान लो पानी बनाए, अलग अलग सोर्स। कहने का मतलब सोर्स क्या है, सब पानी के प्राप्त करने के सोर्स क्या होने चाहिए, अलग अलग। अब इन सभी सोर्स में से जो पानी आपने जो लाया है उसमें अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालोगे, क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो, हाइड्रोजन का मास कितना आ रहा है, मतलब उसमें मेजरमेंट किया जाता है, ये सूत्र से नहीं निकाला गया है, पानी जो लिया गया वहाँ से एक्सपेरिमेंट के द्वारा पूरा क्या किया गया, निकाला गया है। ठीक है ना। तो सभी में उन्होंने ये देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मास का रेशियो आ रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे लोड पा रहे हैं ना, तो 2 ऑक्सीजन एक है, एक ऑक्सीजन का मास 50 है ना, इसको काटोगे तो कितना आएगा 1:8। तो जितने भी सोर्स से आपने पानी लाया उन सभी सोर्स में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो आ रहा था वो क्या आ रहा था, 1:8 ही आ रहा था।
मतलब कि रेशियो जो है वो चेंज नहीं हो रहा था, कांस्टेंट मतलब कि डेफिनिट प्रपोर्शन, डेफिनिट मतलब स्थिर अनुपात जो है वो स्थिर है, चेंज नहीं हो रहा। समझ में आए? तो इस नियम में क्या बताया जाएगा कि जो कंपाउंड जो तैयार होता है, जो बनता है, तो उसके प्राप्त करने के चाहे जितने भी सोर्स हों, अलग अलग सोर्स से आप कोई एक कंपाउंड लाओ और उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो भी एलिमेंट होते हैं उनके मास का रेशियो निकालोगे तो सभी सोर्स से प्राप्त होने वाले कंपाउंड में उनका जो रेशियो होगा वो क्या आएगा? सेम कांस्टेंट। आइसोटोप का मतलब जानते हो? आइसोटोप सर इसमें एटॉमिक मास एक होता है एटॉमिक आइसोटोप को हिंदी में बोलते हैं पानी। एटॉमिक नंबर अलग होता है। एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास अलग होता है। इनका एटॉमिक नंबर क्या हो, यानी कि परमाणु क्रमांक क्या रहना चाहिए? सेम। लेकिन एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान क्या रहना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि अलग अलग रहना चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप। जैसे एग्जाम्पल कार्बन की बात करें तो कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, सबका एटॉमिक नंबर 6 होता है और जो कार्बन का मास होता है 12, 13, 14, 3 आइसोटोप में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो 1H1, 1H2 और 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है ना, ये होते हैं 3 होते हैं। क्लियर? तो देखो जो मॉडर्न एक्सपेरिमेंट है, मॉडर्न एक्सपेरिमेंट में एक नियम को भी क्या है, ये भी नियम क्या है? गलत। लेकिन हर जगह गलत नहीं, कहाँ पे गलत होगा ये चीज़ को समझना। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है ये, तो ऑक्सीजन के भी 2 आइसोटोप हैं, पता है? 16 और 18 मास। ऑक्सीजन का भी 16 और 18 वाला है, मतलब कि एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 और एक ऑक्सीजन का होता है 18। ऐसे और भी बहुत सारे आइसोटोप हैं। तो ये गलत कहाँ पे होगा, क्या दिक्कत हो जाएगी? कहाँ पे? देखो कार्बन डाइऑक्साइड ये है और एक और कार्बन डाइऑक्साइड ये, अलग अलग सोर्स है। अब मान लो ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मान लो किसका है? 12 वाले का, ठीक है, 12 वाले का। और ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मान लो किसका है? 13 वाले का। मतलब अलग अलग आइसोटोप है। तो अब इन दोनों कार्बन डाइऑक्साइड के मास का जब रेशियो निकालोगे तो सेम नहीं आएगा। बात समझ में आएगी? ये नियम कहाँ पे गलत हो जाएगा? आइसोटोप के लिए, समझाने के लिए हम एक ही कंपाउंड ले रहे हैं लेकिन उस एलिमेंट का अलग अलग आइसोटोप ले रहे हैं। क्लियर हो? ऐसी मान लो कार्बन डाइऑक्साइड में मान लो तुम कार्बन मान लो सेम ले लेते हो, मान लो 12 वाला ले लो, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, एक 16 वाला, एक 18 वाला। तो मान लो ये वाला 16 वाला है और ये वाला, तो अब दोनों का मास का रेशियो निकालोगे तो क्या दोनों में सेम आएगा? नहीं आएगा ना। तो इस केस में आपका ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो डिफरेंट आ जाएगा और यहाँ ये नियम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात समझ में? अब ये चीज़ को समझो कि ये हर जगह सही है। क्यों सही है? कैसे? रीजन समझ में आया कि गलत कहाँ पे होगा। लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में जो एलिमेंट पाए जाते हैं, तो जिन एलिमेंट्स के आइसोटोप होते हैं, मतलब जिन एलिमेंट्स के समस्थानिक होते हैं, वो अलग अलग फॉर्म में मिक्स फॉर्म में पाए जाते हैं और उनका जो मास लिया जाता है, तो जितने भी आइसोटोप उसमें हैं उन सभी के मास का एवरेज मास लिया जाता है। समझ में आ रहा क्या बोलूँ? जितने भी आइसोटोप पाए जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट, जैसे कार्बन है, कार्बन के 12, 13, 14 3 प्रकार के हैं, तो ये अलग अलग नहीं पाए जाती हैं, हमें मिक्स फॉर्म में ही पाए जाएंगे। तो अब मैं जो कार्बन का मास लूँगा तो मैं इसका एवरेज लेके चलूँगा, यानी इन तीनों मास का क्या लूँगा? एवरेज मास लूँगा। अब वो जो मास आएगा वो लेके चलेंगे। तो यहाँ पे भी अपन इन तीनों का एवरेज मास लेंगे और इसमें भी इन तीनों का एवरेज मास लेंगे। तो अब दोनों में क्या आएगा? सेम आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना। तो एवरेज के हिसाब से अगर आप अलग अलग लेके बोलोगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन इन्वायरमेंट में जो पाए जाते हैं वो इकट्ठा पाए जाते हैं, साथ में पाए जाते हैं और जो उनका मास लिया जाता है तो उन सभी का क्या लिया जाता है? एवरेज मास लिया जाता है। तो एवरेज मास के हिसाब से जो आता है वैल्यू दोनों का, वो रेशियो जो है वो सेम है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, तीसरा नियम। पहले तो ये समझ लें, यहाँ पे मल्टीपल जो प्रोपोर्शन है इस वर्ड का मतलब समझ लो। मल्टीपल प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शन का मतलब तो जानते हैं अनुपात निकालना। अब गुणित अनुपात का मतलब ये हो गया, इसको अपन सरल अनुपात भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सरल अनुपात, सिंपल रेशियो। अब ये जो रेशियो रहेगा, ये जो सरल वर्ड होता है, जो सिंपल वर्ड रेशियो जो शब्द आता है, इसकी जगह अपन बोलते हैं इंटीजर नंबर। ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, जहाँ पे भी आपको ये प्रोपोर्शनल वर्ड दिख जाएगा तो प्रोपोर्शनल में आपको इंटीजर नंबर ही जो रेशियो आएगा, थोड़ा रेशियो यहाँ पे जैसे मतलब 2:1:2 आ गया, कुछ भी आ गया, 1:2, 2:3 आ गया, कुछ भी आ गया, 2:4:5 आ गया, कोई भी इंटीजर नंबर, उनका जो रेट मतलब कोई भी रेशियो हो या प्रोपोर्शन हो, उसमें जो नंबर है वो कैसा होना चाहिए? इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर नंबर के रेशियो को ही अपन इंटीजर नंबर यानी सरल अनुपात भी बोलते हैं, सिंपल रेशियो भी बोलते हैं, इसी को अपन मल्टीपल रेशियो भी बोलते हैं या प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। इतना पॉइंट क्लियर हो? इस नियम में किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है? तो यहाँ पे पॉइंट को ध्यान रखना कि इसमें ये बोला गया है कि जब कोई भी दो एलिमेंट
आपस में कंबाइन होके दो या दो से ज़्यादा प्रकार के क्या बनाता हो, कंपाउंड बनाता हो। जब दो तत्व आपस में मिलकर, यहाँ पे दो तत्व फिक्स करने, दो एलिमेंट फिक्स हैं, लेकिन ये आपस में मिलकर अलग अलग प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं, तो उस केस में ये नियम की बात की जाएगी। तो अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से बनते, जैसे मान लीजिए कार्बन लिया और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के एलिमेंट के जो कंपाउंड बनते हैं कौन कौन से, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं ना दोनों, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो में कितने ऑक्सीजन होते हैं, एक। अब इसका रिएक्शन कंप्लीट करोगे इस तरीके से, ठीक है ना, एक ही है ना, तो हाफ लेंगे। ऑक्सीजन हमेशा इन्वायरमेंट में O2 के फॉर्म में होता है, तो अपन इसका क्या लेंगे, जब हाफ लेंगे तब मानेंगे कि एक ऑक्सीजन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और एक बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तब इन दोनों की बात करते हैं, देखो दोनों कंपाउंड में सेम एलिमेंट है पर कंपाउंड जो है वो अलग अलग है। तो इस केस में ये बोला गया है, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक एलिमेंट का मास फिक्स रहेगा, एक एलिमेंट का मास फिक्स रहेगा और दूसरा एलिमेंट का मास जो है वो डिफरेंस रहेगा। इस वाले का जो मास है एक का क्या रहेगा, फिक्स रहेगा और दूसरे का क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा, यानी अलग अलग। तो जिस एलिमेंट का मास कंपाउंड डिफरेंस उसका रेशियो, सेम वाले का नहीं, इसका डिफरेंस उसका रेशियो, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, एक। अब इसका इनके मास का अगर अपन रेशियो निकालेंगे, जैसे एक ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 16 और इस वाले में दो ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 32, इनका रेशियो निकालोगे तो 1:2 आएगा। ये सिंपल रेशियो आ रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, गुणित अनुपात है, मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है ना। यहाँ वर्ड समझे ना, गुणित मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब ये है कि जैसे अपन इसको काटा ना, ये दोनों नंबर 16 के मल्टीपल वाले, तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन अपन इसका बना रहे हैं, समझ में। तो नाम को क्लियर रखे रहना कि कौन सा नियम अपन कहाँ पे कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो जो डिफरेंट मास के एलिमेंट रहेंगे कंपाउंड में, उनका रेशियो क्या आएगा, एक सिंपल रेशियो आएगा, इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मल्टीप्लिसिटी। अब इसका डेफिनेशन बनाओगे तो क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे कि जब दो एलिमेंट सुनना चाहिए, यहाँ पे अपन कौन कौन से एलिमेंट ले रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर डिफरेंट प्रकार के डिफरेंट टाइप के कंपाउंड क्या करते हैं, बनाते हैं, तो इसमें सेम मास के कंपाउंड के साथ कंबाइन होने वाला जो डिफरेंट मास का एलिमेंट कंपाउंड हो गया, सेम मास के एलिमेंट के साथ कंबाइन होने वाला जो डिफरेंट मास का जो एलिमेंट है, उनका रेशियो जो होता है वो क्या आता है, मतलब सिंपल रेशियो आता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीप्लिसिटी। चलिए एक और एग्जांपल की बात करते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। नाइट्रोजन के टोटल 5 ऑक्साइड हैं, ठीक है ना। उन 5 ऑक्साइड का पहले सूत्र समझ लो कि सूत्र कैसे याद रखना है। 5 लेना है लेकिन ये N2 करके लिखना है, 5 1 2 3 4 और ये 5। अब ऑक्सीजन जो लोगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये अब देखो ये पहले तो ऐसे बना लेना। अब ये वाला देखो, जब सेम मतलब कि काटने वाले नंबर आ जाते हैं तो उनको काट के सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है। इसके 2 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, NO। लेकिन याद ऐसे रखना, अब क्रम से याद रखना। एक ये दिख रहा है ये वाला, इसको भी आप काटोगे तो क्या बनेगा, NO। ये दो का नाम थोड़ा सा ध्यान रखने का, बुक में आपको इस तरीके का मिलेगा, लेकिन भूल न जाओ तो उसके लिए ऐसे ध्यान रखना। तो इसके ऊपर कैसे क्लियर हो गया, ठीक है। नाम याद रख लो, इनका नाम क्या है, पहले वाले का नाम है N2O का जो नाम है, और 1 लिखा नहीं जाता है, यहाँ पे समझाने के लिए लिखा हूँ, बाकी फॉर्मूला जो लिखेगा वो कैसे लिखेगा, N2O, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 1 से लेकर 5 तक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है। इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, का नाम है पहले वाले का नाइट्रस ऑक्साइड, क्लियर हो गया। दूसरे वाले का नाम है इसका जो NO है, ठीक है ना, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या नाम है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अब ये वाले का नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, कहीं कहीं पे इसको डाई नाइट्रो भी बोल देते हैं, डाई नाइट्रो ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रो टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रो पेंटाऑक्साइड, ठीक है ना। ये वाले का ये जो दिख रहा है ना, इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बोल देते हैं, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। तो ये वाले में तो ठीक है, इनके नाम में दिक्कत नहीं जाएगी, ये दो का नाम अच्छे से याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, सूत्र भी याद रखना। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या हो गया, N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड का N2O2, पहले ऐसे होता है N2O2, उसके बाद काट के बनाओगे तो क्या बनेगा, NO, फिर और आ गया हो तो N2O3, N2O4 और N2O5, N2O4 वाले को भी काटोगे तो क्या बचेगा, NO, समझ गए, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी बोलते हैं, हंसाने वाली भी गैस होती है, याद है, लाफिंग गैस, ठीक है ना, मतलब इसको सूंघ लोगे ना तो लाफिंग है, यानी कि हंसाने वाली है। तो जिसको मान लो कि जिसको हंसी उसी ना आ रही हो तो बुला दो, हंसते हंसते रो देगा वो, ठीक है, समझ गए। तो चलो अब ये देखो यहाँ पे बताओ कि कौन सा एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसको बनाने के लिए,
नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ 5 नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड के टोटल कितने कंपाउंड आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 5। इसमें 2 एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ये दोनों आपस में मिलकर 5 प्रकार के डिफरेंट कंपाउंड क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। अब इन पांचों कंपाउंड में ये बताओ कि इसमें से किसका अमाउंट सेम है? अमाउंट हाँ, किसका मास सब में सेम रहेगा? नाइट्रोजन N2 सभी N2 है ना, उसमें तो कट गया वो काटने के बाद समझाने के लिए बताया। बाकी बोला ना कि यहाँ से ध्यान रखना, वो अपन कंपाउंड कभी आपको N2 O2 नहीं दिखेगा, कटने वाले नंबर रहते हैं तो काट के जो सिंपल फॉर्म में आता है रेशियो उस फॉर्म में एक फॉर्मूला बताते हैं, लेकिन रियल ये है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो नाइट्रोजन की जो संख्या है N2 है सब में, 2 नाइट्रोजन, मतलब इसका जो मास हो गया वो क्या हो गया, सेम 6 हो गया इन सब में। तो अब डिफरेंस मास वाला कौन सा एलिमेंट है इन सभी में? ऑक्सीजन। मतलब रेशियो किसका निकालेंगे यहाँ पे? ऑक्सीजन के मास का। तब ऑक्सीजन के मास का निकालोगे तो नंबर में देख लो यही आएगा 1:2:3:4:5 समझ में? ऑक्सीजन का रेशियो जब इनका रेशियो निकालेंगे अपन तो कितना है 1:2:3:4:5 इनके मास का रेशियो यही आएगा। इसका मास होता है 16, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है 16 32, यहाँ पे 3 है तो 48, यहाँ पे 4 है तो 64, यहाँ पे 5 है तो 80। अब उनको 36 के मल्टीपल वाले हैं, 16 के मल्टीपल, अब उस 16 के मल्टीपल से उसको काटोगे तो कितना आएगा? समझ गए? ये सिंपल रेशियो आ रहा है, ये भी किस वाले नियम में आ रहा है? लॉ ऑफ मल्टीपल। ये भी उसी का नियम में ये बताया गया है कि जो अभिक्रियाएं जो रिएक्शन हो रही है, अगर गैसेस का रिएक्शन होता है, पहला पॉइंट ये ध्यान रखना कि ये रिएक्शन किसके बीच की बात हो रही है, ये गैसेस वॉल्यूम की बात हो रही है। तो गैसेस वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, रिएक्शन जो है वो किनका हो रहा है, गैसेस जो है वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, यानी कि जो उत्पाद बनता है, वो भी क्या हो, गैस ही हो, ठीक है ना। यानी कि अभिक्रिया करने वाले जो अभिकर्मक यानी जो रिएक्टेंट हैं वो भी क्या होने चाहिए, गैस होने चाहिए। रिएक्टेंट जो है वो भी क्या हो, गैस हो, और जो प्रोडक्ट बन रहा है यानी जो उत्पाद है वो भी क्या होना चाहिए, गैस। तो इस केस में ये बोला गया है कि सभी का जो रेशियो निकालो, जैसे ए और बी गैस है और बनने वाले जो प्रोडक्ट यानी कि है वो भी गैस है, तो इनका जो रेशियो निकालोगे आप इनके वॉल्यूम का, वो क्या आएगा, सिंपल रेशियो आएगा। कैसा आएगा, सिंपल रेशियो। इसी को क्या बोलते हैं, गेल-सैग लॉ गैसेस वॉल्यूम, ठीक है। एग्जाम्पल ले, जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस लिए और क्लोरीन गैस लिए, इसको आपस में रिएक्ट कराएं तो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। बैलेंस कर दो 2। अब इनके वॉल्यूम का अगर अपन रेशियो निकालते हैं तो ये 1 वॉल्यूम का है, ये भी 1 वॉल्यूम का, और ये कितने वॉल्यूम में बन रहा है, 2 वॉल्यूम में। तो 1:1 क्या रहा, 2, और ये कैसा रेशियो है, सिंपल रेशियो। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, विदाउट ये ध्यान रखना कि इसमें जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पर जब 2 रिएक्टेंट आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हो, दोनों रिएक्टेंट कैसे होने चाहिए, दोनों अभिकर्मक क्या हो, गैस। अब बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो भी क्या हो, गैस ही होना चाहिए। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी की बात करूँ, केवल एक साइड की बात नहीं कर रहा हूँ। रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट करने वाले गैसेस और प्रोडक्ट में बनने वाले गैसेस का जो वॉल्यूम का रेशियो आता है, यानी कि जितने वॉल्यूम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने वॉल्यूम में गैस जो है प्रोडक्ट वाला बन रहा हो, उन सभी का जो रेशियो निकालोगे वो एक सिंपल रेशियो आएगा। आई बात समझ में? तो इसी को क्या बोलते हैं, गेल-सैग लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, यानी गैसेस के आयतन का गेल-सैग नियम, ठीक है।